हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग लॉर्ड लीटन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका शासनकाल 1876 से लेकर 1880 तक इसका शासनकाल यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो 1876 से लेकर 1880 तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। देखिए, ये चूंकि साहित्यकार भी था, उपन्यासकार भी था, निबंध लेखक भी था, मतलब साहित्य के क्षेत्र में इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा था। और इसे साहित्य से होने वाले समाज पर जो प्रभाव है, जो निबंध से होने वाले प्रभाव हैं, उसके बारे में इसको समझ थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा और आगे इसके जो भी फैसले होंगे उस पर ये प्रभाव डालेगा। चलिए आगे देखते हैं। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। तो साहित्य आकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। देखिए, इसके जो कार्यकाल थे उसमें अकाल की जो अकाल था वो भयानक पड़ रहे थे। जैसे कि मद्रास में भी उस समय अकाल था, मुंबई में भी था, हैदराबाद, पंजाब, अन्य क्षेत्रों में भी था। तो इन सबको लेकर देखते हुए, अकाल को देखते हुए लीटन ने, यानी कि लॉर्ड लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता, रिचर्ड स्ट्रेची इसका नाम याद रखिएगा, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता यहाँ पर होता है। और इसके अध्यक्षता में, ठीक है, इसके अध्यक्षता में 1878 में, ठीक है, 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो एक अकाल आयोग बनाया जाता है जो कि अकाल के कारणों और उसके प्रभावों पर यहाँ पर क्या करेगी, समीक्षा करेगी और ये जानकारी निकालेगी कि इससे किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे है कि 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो 1 जनवरी 1877 को, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर इसका जो इसके साहित्य में साहित्यकार था और इसको साहित्य में जो रुचि थी वो यहाँ पर देखिए अब आएगा सामने। देखिए, मार्च 1878 ईस्वी में लीटन ने भारतीय समाचार अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब ये जानता था कि जो समाचार पत्र होंगे वो भारतीयों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, वो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देंगे। इस वजह से ये 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लाता है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब लाया जाता है? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। अच्छा, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो है इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा आता है। ठीक है, पारित किया जाता है और इसमें ये किया जाता है कि जो समाचार पत्र हैं उन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपत्तिजनक अगर कोई चीज छपती है तो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी सारी संपत्ति के साथ साथ, उसके प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ उसकी सारी संपत्ति को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। और ये आपत्तिजनक किसके विरुद्ध होगा? तो ये जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरुद्ध यदि कुछ भी छपता है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, और इस कानून को लाने का जो मकसद था, जो विशेष कारण था, वह ये था कि विशेषकर जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे जैसे कि सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। तो ये राष्ट्रवादी पत्रकार कौन हुए? जो भारतीयों के पक्ष में और भारत के बारे में, ठीक है, यहाँ पर लोगों को लिखते थे कि भारत में कैसे दुर्दशा हो रही है अंग्रेजों के द्वारा। इन सारी चीज़ों को, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जाकर यहाँ पर अखबार में लिखा करते थे, समाचार पत्रों में छापा करते थे,
उन पर यह प्रतिबंध लगाने का एक तरीका था। और यह 1878 के भारतीय समाचार पत्र अधिनियम के द्वारा किया जाता है, लॉर्ड लिटन के द्वारा, क्योंकि लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार था और उसे समझ थी कि निबंधों और पत्रों का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा जागृत हो जाते हैं इन निबंधों और पत्रों के माध्यम से। तो ये बात को लॉर्ड लिटन बहुत ही अच्छी तरह से समझता था और इसी को लेकर वह मार्च 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है, उसको लाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पायनियर नाम का एक अखबार था। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन करता है। तो पायनियर नामक अखबार ने इसे समर्थन अपना दिया था। चलिए आगे देखते हैं। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। देखिए यहाँ पर अब ये हो गया कि आप जो भी शस्त्र रखेंगे, कोई भी भारतीय अगर शस्त्र रखेगा, ठीक है, तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। यह था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। ठीक है, 1878 जो था वह भारतीय शस्त्र अधिनियम था और इसके तहत यदि आप कोई भी शस्त्र जैसे तलवार या फिर बंदूक, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर रखते हैं तो यहाँ पर आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। और ये इसलिए नहीं किया गया था कि ये भारतीयों की सुरक्षा के लिए किया गया था, बल्कि ये सभी वे अपने सुरक्षा के लिए कर रहे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति से ये होकर गुजरे थे और वहाँ पर इनको मुंह की खानी पड़ी थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये खुद को सुधार रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि तरह तरह की ये बदलाव करते रहेंगे। ठीक है, जो कि इनके शासन में, ठीक है, इनके शासन में एक तरह से सहयोगी होगा। ठीक, तो इसी के क्रम में यहाँ पर 1878 ईस्वी में क्या किया जाता है, भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया जाता है लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, यानी कि इसी के कार्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम वायु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। तो जो यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें जो उम्र थी पहले वह 21 वर्ष था और इसको कम किया गया और अब उसको 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने बदलाव किया था सिविल सेवा के क्षेत्र में भी। अब देखिए 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु जो थी वह 23 वर्ष थी। 1857 में कितना था, परीक्षा में शामिल होने के लिए 23 वर्ष था। ठीक, वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में वायु सीमा को घटाकर 22 वर्ष किया गया, फिर से 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। तो इसने अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करता है जिसका नाम है मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय। तो इस तरह से लॉर्ड लिटन के बारे में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पढ़ा। अगली जो हमारी वीडियो होगी वह लॉर्ड रिपन पर होगा और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा वीडियो लॉर्ड लिटन पर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।